हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 5th चैप्टर जिसका कि नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसके लास्ट वीडियो में हमने आनुपातिक करों की बात की थी। हमने बात की थी कि आनुपातिक करों की दशा में किस प्रकार से गुणक कार्य करता है। फिर हमने अंतरण भुगतान की बात की थी और उसके गुणक की भी हमने चर्चा की थी। साथ में हमने जो विभिन्न गुणक के मूल्य हैं उनकी तुलना करके देखा था कि किस गुणक का मूल्य तो कम होता है और किस गुणक का मूल्य अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ऋण के बारे में कि अर्थव्यवस्था में जो सरकार के द्वारा जो बजटीय घाटा अर्थात घाटे का बजट बनाया जाता है, तो उसकी वित्त व्यवस्था सरकार कहाँ से करती है? ऋण के द्वारा करती है। अब सरकार दो तरीके से, या तो लोगों से कर वसूल कर ले या फिर क्या करे, लोगों से ऋण लेके क्या कर सकती है? घाटे का बजट बना सकती है। तो अब ये देखना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा किस प्रकार का जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऋण के बारे में डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं। बजटीय घाटे के वित्त पोषण या तो करारोपण या ऋण अथवा नोट छापकर किया जाना चाहिए। जो सरकार के द्वारा जो घाटे का बजट बनाया जाता है उसका पोषण या तो सरकार क्या करे, लोगों पर क्या करे, कर लगा के करे, या लोगों से या अन्य क्षेत्रों से क्या करे, ऋण या फिर नोट छाप कर भी क्या कर सकती है, उसका वित्त पोषण कर सकती है, घाटे के बजट को बराबर कर सकती है। सरकार प्राय ऋण ग्रहण पर आश्रित रहती है जिसे सरकारी ऋण कहते हैं। सरकार कौन सा उपाय अपनाती है? ऋण का। ये सरकार लोगों से क्या करती है? ऋण वसूलती है लोगों से, या फिर व्यापारिक बैंकों से। हम पढ़ भी चुके थे कि सरकार के द्वारा जनता से ऋण लिया जाता है, या फिर व्यापारिक बैंक से, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय बैंक से, या विदेशों से भी ऋण वसूला जाता है। तो सरकार अधिकतर ऋण ग्रहण कर घाटे के बजट को पोषित करती है। घाटे और ऋण की संकल्पनाओं में निकट संबंध होता है। जो घाटा है और जो ऋण है उसमें निकट संबंध है, क्योंकि यदि घाटे की राशि क्या होगी, अधिक होगी, तो ऋण भी क्या होगा, अधिक लिया जाएगा। यदि घाटा कम होगा तो ऋण भी क्या होगा, कम लिया जाएगा। अर्थात दोनों में धनात्मक संबंध होता है। घाटे को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है। घाटा क्या है? प्रवाह है, जो कि पूरे वर्ष के दौरान सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है उसके दौरान होता रहता है, निश्चित समय अवधि में। जबकि इससे क्या होता है, ऋण के स्टॉक में वृद्धि होती है। पूरे वर्ष के दौरान सरकार क्या करती है, व्यय करती चली जाती है। अधिक सरकार की आय कम होती है तो घाटा होता चला जाता है और उसका एक ऋण का स्टॉक तैयार हो जाता है कि इतना सरकार ने इतनी तारीख को ऋण लिया। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है कि यदि सरकार का ऋण ग्रहण एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में भी जारी रहता है तो ऋण का संचय होता है। ये तो हम जानते हैं कि यदि ऋण सरकार ने एक वर्ष ले लिया और उसके बाद उस ऋण का भुगतान किए बनाए दूसरे वर्ष में भी सरकार के द्वारा ऋण ले लिया गया, तो इस प्रकार से सरकार का ऋण संचय होता चला जाता है। ऋण अधिक होगा तो ब्याज की राशि भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और सरकार को जो ब्याज है उसके रूप में अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस ब्याज अदायगी से ऋण की मात्रा में स्वयं का योगदान होता है। मतलब ये जो ब्याज अदायगी है जो सरकार को करनी है, उसमें ऋण जितना लेगी सरकार उतना ही सरकार का जो क्या है, ब्याज दर, ब्याज अदायगी है वो बढ़ती चली जाएगी और ऋण का संचय भी होता चला जाएगा। ठीक है, सरकारी ऋण की समुचित मात्रा का परिप्रेक्ष्य। अब हम ये देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसकी मात्रा को हम देखते हैं वो किस तरीके से होती है। इस विषय के अंतर्गत दो अंतर संबंधित पहलू हैं, दो हैं। कौन कौन से? पहला कि क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है? सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो क्या एक बोझ की तरह है? क्योंकि सरकार ने ऋण लिया है, सरकार को उसका ब्याज भी अदा करना पड़ेगा, ऋण की राशि भी अदा करनी पड़ेगी, जबकि सरकार की प्राप्ति तो क्या है, कम। तो क्या सरकारी ऋण एक बोझ होता है? या फिर ऋण के लिए वित्तीय संबंधी विचार कि सरकार वो ऋण किस प्रकार से अदा करे, उस ऋण का सेटलमेंट किस प्रकार से करे। तो ये दो यहाँ पर पहलू हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे। सरकार ऋण छोटे व्यापारी के ऋण के जैसा नहीं होता। सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो छोटे व्यापारियों के जैसा ऋण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में जो ऋण लिया जाता है जिसके लिए, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, ना कि एक छोटे व्यापारी के ऋण की। अतः यहाँ समस्त रूप से विचार करना चाहिए, ना कि आंशिक रूप से। यहाँ पर समस्त रूप से देखना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जा रहा है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है, उसको किस प्रकार से चुकाया जाएगा, कहाँ पर उसको खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पर हम समस्त रूप से देख रहे हैं, ना कि आंशिक रूप से। ठीक है, सरकार करारोपण के द्वारा और नोट छापकर संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। अब सरकार
ऋण लेकर क्या कर रही है, घाटे के बजट को पोषित कर रही है। लेकिन सरकार दूसरा उपाय भी तो अपना सकती है, या तो सरकार क्या करे, करारोपण कर दे, लोगों से करों के रूप में वसूली करे और फिर खर्च करे, या फिर सरकार नोट छाप कर भी इसका वित्त पोषण कर सकती है, अपने संसाधनों में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, ऋण ग्रहण कर सरकार उपभोग का बोझ कम करने के लिए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देती है। अब सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा जो ऋण ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, उससे सरकार घाटे के बजट को वित्त पोषित कर रही है, तो वो उस ऋण का बोझ किस पर पड़ेगा, जो आने वाली पीढ़ी है उस पर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो ही क्या करेगा, उसका ब्याज अदा करेगा, यही होता है ना। ठीक है, क्योंकि सरकार क्या करती है, आज बंद पत्र जारी कर जनता से जो ऋण ग्रहण करती है और उसका भुगतान लगभग 20 वर्ष बाद कर में वृद्धि करके कर सकती है। सरकार क्या करेगी, ऋण कैसे लेगी, जनता से ऋण लेगी कि सरकार के द्वारा जो बॉन्ड जारी किए जाएंगे वो लोगों ने खरीद लिए और सरकार ने क्या कर लिया, लोगों से ऋण ले लिया। अब वो बॉन्ड जब 20 साल बाद, जब वो बॉन्ड क्या होगा, सरकार को क्या होंगे, लौटाने होंगे, मतलब वापस लेने होंगे, तो उसके बदले में सरकार को राशि देनी होगी जो सरकार ने ऋण ग्रहण के रूप में ली, तो वो राशि सरकार क्या करेगी, कर के रूप में भी ले सकती है। यहाँ पर है कि जो ऋण ग्रहण करा है सरकार ने, उसका जो भुगतान है लगभग 20 वर्ष बाद सरकार करों में वृद्धि करके, क्योंकि उसको चुकाना भी तो है ना सरकार को, तो वो करों में वृद्धि कर क्या करेगी, उसका भुगतान कर सकती है। ये कर उन युवा आबादी पर लगाए जा सकते हैं जिसने अभी तक काम करना आरंभ भी नहीं किया, मतलब अभी जिन्होंने काम करना शुरू नहीं किया, जो ऋण का भी फायदा भी नहीं उठा रहे हैं, वो उसका जो नुकसान है वो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, मतलब वो युवा आबादी पर पड़ेगा जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, और करों के बोझ तले दबते चले जाएंगे, क्योंकि सरकार को तो ऋण का पोषण करना है, तो वो करों के रूप में ही वो ऋण का जो ब्याज है वो अदा करेगी। आ रहा है बच्चों समझ में। उनकी प्रयोज्य आय में क्या हो जाएगा, ह्रास और उपभोग में भी कमी आएगी। अब चूंकि वो जो ऋण ग्रहण है उसका जो सरकार कहाँ से इलाज करेगी, वो करारोपण के द्वारा, तो करारोपण जो युवा आबादी जो अधिक कर दे रहे हैं उनके प्रयोज्य आय में क्या हो जाएगी, कमी, और उनके उपभोग में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, जिससे जो राष्ट्रीय बचत है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब इससे इसका राष्ट्र रूप से भी प्रभाव पड़ेगा कि लोगों के उपभोग में कमी आएगी, तो लोगों का जो बचत स्तर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पूरे देश की बचत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनता से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण करने से निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत में भी क्या आ जाएगी, कमी। जनता से ही चूंकि सरकार करारोपण कर ले रही है, कर की राशि अधिक ले रही है, तो उनके पास बचत का स्तर कम हो जाएगा, तो निजी क्षेत्र जो कि जनता की बचत पर ही आधारित होता है, उनके पास भी क्या नहीं हो पाएगा, निवेश के लिए राशि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो भी जनता से ही बचत हासिल करती है। तो निजी क्षेत्र के लिए जो उपलब्ध जो बचत है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कुछ हद तक तो पूंजी निर्माण और वृद्धि में भी क्या आ जाएगी, कमी। जब बचतें नहीं मिलेंगी निजी क्षेत्रों को, तो पूंजी निर्माण नहीं होगा, निवेश नहीं होगा। आ रहा है बच्चों समझ में, तो इससे उत्पादन भी नहीं आएगा, तो इन सब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि ऋण को अगली पीढ़ी पर बोझ के रूप में क्या कर दिया गया है, देखा जा रहा है। अब हम यही तो देख रहे हैं कि जो ऋण है वो अगली पीढ़ी पर पड़ रहा है और उस ऋण को वो कर के रूप में चुका रहे हैं। ठीक है, कर के रूप में चुका रहे हैं, तो उनकी प्रयोज्य आय में कमी हो रही है, उनके उपभोग स्तर में कमी हो रही है, जिससे कि उनकी बचत में भी कमी हो रही है, राष्ट्रीय बचत में कमी हो रही है, निजी क्षेत्र को बचत नहीं मिल रही थी तो वो निवेश नहीं कर पा रहे, जिससे उत्पादन का स्तर भी गिर रहा है। तो इस प्रकार से ऋण क्या हो गया, अगली पीढ़ी के लिए एक बोझ की तरह हो गया नहीं हो गया। ठीक है, जब सरकार कर में कटौती करती है और घाटे का बजट बनाती है, तो उपभोक्ता अधिक व्यय करके कर से बचने वाली आय का इस्तेमाल करता है। अब यदि हम वर्तमान में चलें, वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, कर में तो कटौती कर रही है और घाटे का बजट बना रही है, अर्थात सरकार की प्राप्ति तो कम है और सरकार व्यय अधिक कर रही है। तो जो कर में कटौती कर रही है सरकार, तो उसके फलस्वरूप लोगों की प्रयोज्य आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लोग अधिक आय का यूज़ कर पा रहे हैं, अधिक आय हो रही है, तो वो उपभोग भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ठीक है, तो कर से जो बचने वाली जो आय है उसका वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अल्पदृष्टा लोग बजटीय घाटे के निहितार्थ को समझते नहीं है और वे नहीं समझते कि भविष्य में किसी समय सरकार को ऋण और संचित ब्याज का भुगतान करने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ेगी। जो अल्पदृष्टा है, जो कि आगे तक की नहीं सोचते, वो लोग ये सोचते हैं कि उनके तो करों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वो ये नहीं सोच रहे कि जो करों में जो कमी हुई है और सरकार जो ऋण लेके व्यय में वृद्धि कर रही है, तो उस वृद्धि घाटे का जो बजट है, उसकी जो ऋण है उसकी पूर्ति सरकार क्या करेगी, आने वाली पीढ़ी से करों के रूप में ही लेगी। ये चीज़ें उन लोगों को समझ में नहीं आती जो कि क्या है, अल्पदृष्टा है, जो आगे की नहीं देखते। तो वो ये नहीं देखते कि भविष्य में किसी भी समय सरकार क्या करेगी, ऋण और जब सरकार का जो ब्याज है उसका भुगतान करने के लिए क्या करेगी, करों में वृद्धि करेगी। अभी तो करों में कमी कर रखी है और घाटे का बजट बना रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या करेगी, करों में वृद्धि कर उस ऋण का और उसका ब्याज देगी। ठीक है, इस बात को
समझ होने के बाद भी वो क्या करते हैं, भविष्य में करों का बोझ अपने ऊपर पड़ने की आशा नहीं करते, बल्कि उम्मीद करते हैं कि यह अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। वो ये सोचते हैं कि हम पर ही क्यों पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। तो वो इससे ये उम्मीद करते हैं कि करों का जो बोझ है वो हम पर नहीं बल्कि और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। आ रहा है ना बच्चों समझ में। इसके बाद है, इसके विरुद्ध क्या तर्क दिया जाता है कि जो अग्रदर्शी होते हैं, ये तो अल्पद्रष्टा लोग थे जो कि ये सोचते हैं कि हमारे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जो अग्रदर्शी होते हैं, जो कि आगे तक की सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनका व्यय न केवल वर्तमान आय पर निर्भर करता है, बल्कि वे भविष्य में होने वाली आय की आशा से भी क्या करते हैं, व्यय करते हैं। जो अभी का जो व्यय करते हैं वो लोग, वो ये नहीं सोचते कि हम अभी उनकी इनकम क्या है, बल्कि वो सोचते हैं कि भविष्य में भी उनकी इनकम क्या रहेगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, उसी हिसाब से अपना उपभोग करते हैं। उनको पता रहेगा कि भविष्य में उनको क्या करने पड़ेंगे, अधिक कर देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, अधिक ऋण लेकर और घाटे का बजट बनाया है। ठीक है, तो वो भविष्य तक की सोचते हैं कि भविष्य में उनकी आय क्या होगी, कम हो सकती है। इसीलिए वो वर्तमान आय और भविष्य की आय के आधार पर रखते ही उपभोग करते हैं। अब उनको पता है भविष्य में उनकी आय कम है रहेगी, इसलिए वो अभी से क्या करना शुरू कर देते हैं, बचत करना शुरू कर देते हैं। आ रहा है ना बच्चों समझ में। वे समझेंगे कि आज ऋण लेने से भविष्य में क्या होगा, कर उच्च होगा। आज जो ऋण लिया है सरकार ने, तो इसका मतलब भविष्य में कर उच्च होगा। वो क्या करेंगे, हम अपनी बचत में वृद्धि करेंगे, क्योंकि भविष्य में उनकी आय कम होने वाली है। ये उनको पता होता है, क्योंकि वो दूरदर्शी हैं। उन्हें पता है कि सरकार ने जो ऋण लिए हैं वो क्या करेगी, सरकार करों में उच्च वृद्धि करेगी भविष्य में, और फिर तब वसूलेगी। तो भविष्य में उनकी आय क्या होगी, कम, और वर्तमान में तो अधिक है। तो वो वर्तमान आय में से बचाकर फिर भविष्य में अपना गुजारा कर लेंगे, इसीलिए वो ज़्यादा बचत करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जिससे सरकार की निर्बचत में वृद्धि पूर्ण रूप से प्रतिसंतुलित हो जाएगी। इससे क्या होगा, सरकार ने जो घाटे का बजट बनाया है, सरकार बहुत अधिक क्या कर रही है, खर्च कर रही है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग बचत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाएगा। ठीक है, इससे राष्ट्रीय बचत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन, क्योंकि सरकार तो खर्च कर रही है और लोग बचत कर रहे हैं। तो इससे राष्ट्रीय बचत में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मत को हम कहते हैं रिकॉर्डो समतुल्यता। सरकार के द्वारा तो निर्बचत की जा रही है, लोगों के द्वारा बचत की जा रही है। इससे राष्ट्रीय बचत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अर्थात बचत और निर्बचत दोनों से क्या हो रहा है, संतुलन हो रहा है। इसे रिकॉर्डो ने क्या कहा है, समतुल्यता कहा है। समझ में आया। अर्थात घाटे का बजट बनाने के दौरान भी लोगों के द्वारा क्या की जा रही है, बचत, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि उसका बोझ उनके ऊपर भविष्य में करों के रूप में पड़ेगा, इसीलिए वो आज ही बचत करना शुरू कर दे रहे हैं। इस चीज़ को रिकॉर्डो ने क्या कहा है, समतुल्यता कहा है। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डेविड रिकार्डो 19वीं शताब्दी के महान अर्थशास्त्रियों में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। इसे हम समतुल्यता कहते हैं। अधिक घाटा है, घाटे का बजट है, फिर भी लोगों के द्वारा अधिक बचत की जा रही है। अब यदि हम देखें तो ऐसा होना चाहिए कि घाटे का बजट बनाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, सरकार अधिक व्यय कर रही है, तो लोग भी क्या करेंगे, अधिक उपभोग करेंगे, कम बचत करेंगे, क्योंकि उनकी आय क्या है, अधिक है। लेकिन जो दूरदर्शी लोग हैं, जिन्हें पता है कि वो करों के रूप में राशि उन्हें भविष्य में देनी होगी, इसीलिए वो अधिक बचत करेंगे। तो उच्च घाटे में उच्च बचत हो रही है, तो इसे रिकॉर्डो ने क्या बोला है, समतुल्यता कहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद है, क्योंकि करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए समतुल्य वित्त साधन है। आज जब सरकार ऋण लेकर व्यय में वृद्धि करती है, तो जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। ठीक है, तो ये जो 2-3 साधन आपको बताए हैं, एक तो करारोपण और दूसरा है ऋण ग्रहण, वो है व्यय के लिए समतुल्य वित्त साधन हो गए। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि कैसे करेगी, या तो ऋण ग्रहण करेगी घाटे का बजट बनाने के लिए, या लोगों पर क्या करेगी, करारोपण करेगी। तो ये दोनों साधनों के द्वारा सरकार क्या करेगी, घाटे का बजट बना सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में। अब जब सरकार ऋण लेकर अपनी व्यय में क्या करती है, वृद्धि करती है, जो पहला हम साधन जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ऋण लेकर, तो ऋण लेती है सरकार लोगों से और अपनी व्यय में क्या करती है, वृद्धि करती है, लोगों पर अधिक खर्च करती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि सरकार क्या करे, कर लेकर करे। या तो सरकार कर लेकर खर्च करे, लोगों पर अधिक कर की वसूली करे, या फिर सरकार क्या करे, अधिक ऋण लेकर खर्च करे, उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि यदि सरकार अभी ऋण लेकर क्या कर रही है, लोगों पर खर्च कर रही है, तो उसकी भविष्य में करों के रूप में राशि अधिक हो जाएगी, क्योंकि उस ऋण को चुकाना तो पड़ेगा। या फिर जो अभी कर लेकर सरकार खर्च कर देगी, तो भविष्य में कोई इस तरह के ऋण और इसका संचय नहीं हो पाएगा। तो उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसे करारोपण का पड़ता है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पर यही कि अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जो आज कर में जो वृद्धि हो रही है, आज कर में जो वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था कर ले या फिर सरकारी व्यय में वृद्धि करने से, तो दोनों का सेम प्रभाव पड़ता है। उसमें भविष्य में चुकाना पड़ेगा, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों चुकाएं, आने वाली पीढ़ी चुकाएगी, इसीलिए वो कर अधिक नहीं देना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। प्राय ये तर्क दिया जाता है कि ऋण से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए ऋण ग्रहण करते हैं। अब हम एक ही देश के वासी हैं, ठीक है, हमारी पूरी एक अपनी खुद की अर्थव्यवस्था है, तो कई लोग ये कहते हैं कि ऋण से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ऋण ग्रहण कर लो, चाहे उसके करों के रूप में भविष्य में राशि ले लो। है तो हमारे देश की वित्त व्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में तो ही जा रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने लिए ही तो ऋण ग्रहण कर रहे हैं, हम हमारा ही तो विकास कर रहे हैं, हम एक ही तो देश के वासी हैं। यही कारण है कि दो पीढ़ियों के बीच संसाधनों का हस्तांतरण होता है। संसाधनों का हस्तांतरण होगा ना, कि हम पर जो खर्च किया जा रहा है उसको कौन चुकाएगा, आने वाली पीढ़ी चुकाएगी करों के रूप में। फिर भी क्रय शक्ति राष्ट्र के अधीन ही रहती है, क्रय शक्ति तो राष्ट्र के अधीन ही रहेगी, चाहे ये पीढ़ी चुकाए चाहे वो अगली पीढ़ी चुकाए, वो राष्ट्र के अधीन रहेगी। लेकिन यदि विदेशियों से लिया जाता है कोई भी ऋण, तो वो एक बोझ होगा। यदि सरकार हमसे ऋण ले रही है तो वो एक बोझ नहीं है, वो इस ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी चुकाएगी। लेकिन यदि विदेशियों से ऋण लिया जाता है तो वो बोझ होगा, क्योंकि विदेशियों को तो ऋण का भुगतान करना होगा ना, उनसे तो करों के रूप में राशि नहीं वसूल सकते। ठीक है, क्योंकि हमें जो ब्याज अदायगी है के अनुरूप वस्तुएं विदेश भेजनी पड़ती हैं। भाई हमें ब्याज अदायगी करनी है तो उसके रूप में या तो वस्तुएं भेजो या उनको ब्याज अदायगी करो। तो विदेशियों से जो लिया गया ऋण है वो तो क्या होता है, एक बोझ होता है। आ रहा है बच्चों समझ में कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा ऋणों की व्यवस्था की जा सकती है, करारोपण किया जा सकता है, और विदेशों से ऋण जो होता है वो एक क्या होता है, बोझ होता है। ठीक है बच्चों, इसके आगे है घाटे और ऋण के जो अन्य परिप्रेक्ष्य हैं वो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये घाटा और ऋण। घाटे की जो मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि घाटे सदैव कैसे होते हैं, स्फीतिकारी। जो घाटा जो है, जो सरकार जो घाटे का बजट बनाती है उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति होती है। ये हमेशा इसके बारे में बोला जाता है। क्यों? क्योंकि घाटे का बजट बनाया, लोगों को सरकारी व्यय में वृद्धि की, तो लोगों के पास प्रयोज्य आय बहुत अधिक है, लोग बहुत अधिक उपभोग कर रहे हैं। अब क्या होता है, उपभोग अधिक कर रहे हैं अर्थात उनकी समग्र मांग बहुत अधिक हो रही है। उपभोग अधिक अर्थात समग्र मांग अधिक हो रही है, लेकिन मान लिया कि उसकी पूर्ति इतनी नहीं हो पा रही है, अर्थात उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा, तो जो उस वस्तु है उसकी मांग में क्या होगी, उसकी कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है लेकिन जो वस्तु का जो उत्पादन है वो उस मांग की पूर्ति के लिए इनफ नहीं रहता, पर्याप्त नहीं रहता, तो क्या होता है, उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि लोगों के पास यदि पैसा है तो वो उस वस्तु की कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यही बोला जाता है कि घाटे सदैव कैसे होते हैं, स्फीतिकारी होते हैं, क्योंकि जो घाटे हैं वो क्या करते हैं, समग्र मांग में वृद्धि करते हैं, और उत्पादन यदि उसी तुलना में हो गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाता क्योंकि संसाधनों की भी तो कमी होती है, तो इसके फलस्वरूप कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा गया है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब सरकार व्यय में वृद्धि अथवा करों में कटौती करती है तो समस्त मांग में वृद्धि होती है, समस्त मांग में वृद्धि होगी। फर्म अधिक मात्रा में जितनी की वर्तमान कीमत पर मांग की जाती है उतने का उत्पादन करने में क्या होती है, असमर्थ हो जाती है फर्म, इसीलिए कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिससे घाटे क्या होंगे, स्फीतिकारी की दशा को उत्पन्न करेंगे, मुद्रास्फीति होगी, कीमत में वृद्धि होगी अर्थात मुद्रास्फीति की दशा होगी। यदि संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया गया है तो मांग में कमी के कारण निर्गत को रोक लिया जाता है। मांग में यदि कमी होती है तो क्या होता है, उत्पादन को रोक लिया जाएगा क्योंकि उत्पादन बच जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा उच्च राजकोषीय घाटे के साथ मांग ऊंची और निर्गत अत्यधिक होते हैं तो क्या होगा, राजकोषीय घाटा भी अधिक हो रहा है अर्थात घाटे का बजट बन रहा है, साथ में मांग क्या है, बहुत अधिक है, समग्र मांग क्या है, अधिक है, और निर्गत भी क्या है, बहुत अधिक है। समझ में आया कि उस कीमत पर यदि लोगों के द्वारा मान लिया समग्र मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, समग्र मांग में वृद्धि के फलस्वरूप क्या हो गई, मांग जो कीमत है वो क्या हो गई, ऊंची, और उत्पादन भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, लेकिन वो उत्पादन बेच नहीं पा रहे क्योंकि उनको वही कीमत चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मांग में अधिकता है, साथ में उत्पादन में भी क्या है, अधिकता है। तो राजकोषीय घाटा है, मांग में भी अधिकता है और साथ में उत्पादन में भी क्या है, अधिकता होती है। इसीलिए इसके स्फीतिकारी होने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए जरूरी नहीं है कि स्फीतिकारी कंडीशन पैदा हो, मुद्रास्फीति हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद है निवेश में जो कमी है उससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचत की मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। निवेश है,
उसमें यदि कमी होती है तो निजी क्षेत्र जो है उनको जो बचत उपलब्ध होती है वो कहाँ से उपलब्ध होती है, वो जनता से ही लेते हैं। तो उनके पास जनता यदि बचत नहीं कर पा रही तो वो उनको निवेश नहीं कर पा रहे, तो निवेश में कमी के लिए जो बचत है उसकी मात्रा में क्या होती है, कमी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि सरकार अपनी घाटे की पूर्ति के लिए बंद पत्र जारी कर निजी लोगों से ऋण ग्रहण करने का निर्णय लेती है तो ये बंद पत्र निगम बंद पत्र और निधि की पूर्ति के लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय उपकरणों से स्पर्धा करेंगे। अब सरकार जनता से ऋण कैसे लेगी, बॉन्ड जारी करेगी, बॉन्ड जनता खरीदेगी और उसके बदले में जनता सरकार को पैसा देगी। ठीक है, तो सरकार के पास ऋण ग्रहण के सोर्स हो गए वो, तो सरकार अपनी घाटे की पूर्ति के लिए बंद पत्र जारी करेगी, निजी लोगों से क्या करेगी, ऋण ग्रहण करने का निर्णय लेती है। ये बंद पत्र निगम बंद पत्र और निधि की पूर्ति के लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय उपकरणों से क्या करेंगे, स्पर्धा। अब सरकार के द्वारा भी क्या जारी किए जा रहे हैं, बॉन्ड, और जो निजी लोग जो फर्में हैं उनके द्वारा भी बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी जनता से क्या लेना चाहते हैं, ऋण ग्रहण करना चाहते हैं, जनता की बचत लेना चाहते हैं। तो आपस में जो सरकारी जो बॉन्ड्स है और जो निजी बॉन्ड्स है उनकी आपस में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि ये जनता से ऋण ग्रहण करना चाहते हैं। ठीक है, यदि कुछ निजी बचतकर्ता बंद पत्र खरीदने का निर्णय करते हैं तो निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए शेष निधि की मात्रा क्या होगी, अल्प होगी। यदि कुछ बचत करता है वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, मतलब सरकारी बॉन्ड्स जिसने खरीद लिए, तो क्या होगा, जो निजी क्षेत्र है उनके पास क्योंकि बचत तो लिमिटेड ही होती है ना, तो उनके पास बचत क्या होगी, कम होगी, तो वो कम निवेश कर पाएंगे। तो यहाँ आपस में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा चलेगी। यहाँ पर लिखा है कि निजी बचतकर्ता बंद पत्र खरीदने का निर्णय ले लेते हैं, निजी बचतकर्ता, तो निजी क्षेत्र में जो निवेश करने के लिए जो शेष निधि की मात्रा है वो कम पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार जब सरकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत के शेयर में वृद्धि करने का दावा करती है तो कुछ निजी ऋण ग्रहणकर्ता वित्तीय बाजारों के जन समूह में क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे। तो इसीलिए जब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, बचत है उसके शेयर में वृद्धि, मतलब बचत को बढ़ाना चाहती है सरकार, दावा करती है, तो जो निजी जो ऋण ग्रहण करता है, जिनको निजी रूप से ऋण चाहिए, वो क्या होंगे, वो जनसमूह में घिर जाएंगे। किंतु अर्थव्यवस्था की बचत का प्रवाह तब तक निश्चित नहीं होगा जब तक ये ना माना जाए कि आय में वृद्धि नहीं हो सकती। तो जो ये बचत है वो प्रवाह जब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आय में जब वृद्धि होगी तभी तो बचत में वृद्धि होगी, तब तक हमें निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि बचत का प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यदि राजकोषीय घाटे से उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होगा तो आय अधिक होगी। यदि हम ये कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा है, बजट है, वो समग्र मांग में वृद्धि करेगा जिससे उत्पादन में और आय में वृद्धि होगी, तो आय क्या होगी, अधिक होगी, हमने लक्ष्य रखा है। और फिर आय अधिक होगी तो बचत में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में। इस स्थिति में जो सरकार है वो और उद्योग दोनों अधिक से अधिक ऋण ग्रहण कर सकेंगे। मतलब यदि लोगों की आय में वृद्धि होगी तो सरकार भी अधिक ऋण ग्रहण कर सकेंगे और निजी बचत जो निजी फर्म है वो भी अधिक बचत ग्रहण कर पाएंगे अपने बॉन्डों को लोगों को बेचकर। लेकिन यदि लोगों की आय में ही वृद्धि नहीं हो रही है तो जो बॉन्ड है उससे सरकार और जनता, जो निजी फर्म है, उनके जो बॉन्ड है उनमें आपस में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी लोगों से ऋण ग्रहण करने के लिए कि कौन लोगों की बचत अधिक से अधिक अपने पास लाके निवेश कर सकता है। आ रहा है बच्चों समझ में। यदि सरकार आधारभूत संरचना के निर्माण में निवेश कर रही है तो आने वाली पीढ़ियां बेहतर स्थिति में होगी। यदि सरकार ने लोगों घाटे का बजट बनाया है, लोगों से ऋण ग्रहण किया है और ऋण ग्रहण करके आधारभूत संरचनाएं जैसे कि परिवहन के साधन विकसित कर रही है, सड़कें बना रही है, पुल बना रही है, इस तरीके की आधारभूत संरचनाएं देश में विकास कर रही है, शिक्षा का विकास कर रही है, स्वास्थ्य का विकास कर रही है, तो जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी वो अपना आप सॉलिड हो जाएगी, अर्थात उनको आधारभूत संरचनाएं मिलेंगी तो वो और अधिक विकास कर पाएंगी। ठीक है, किंतु इस प्रकार के निवेशों का प्रतिफल ब्याज की दर से निश्चित रूप से क्या होगा, अधिक होगा। ब्याज की दर जो है जो लगेगी उनकी आने वाले टाइम पे जो ऋण ग्रहण किया है उसकी ब्याज की दर लगेगी। तो ये जो अच्छा निवेश किया है, आने वाली पीढ़ी पर निवेश किया है, आधारभूत संरचना पे निवेश किया है, तो उसका प्रतिफल अधिक होगा उस ब्याज की दर से। ठीक है, इस प्रकार के निवेशों का प्रतिफल ब्याज की दर से क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये क्या है, पूंजीगत निवेश है और ये पूंजीगत निवेश बहुत अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो सरकार है उसकी आय में वृद्धि करेंगे, लोगों की आय में भी इससे क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, सेकंड लेसन में हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। निर्गत में बढ़ोतरी से ही वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। उत्पादन में यदि वृद्धि होती है, क्योंकि आधारभूत संरचना में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी और इसी से ही हम ऋण का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, लोगों से करारोपण के द्वारा तो हम आने वाले वर्षों में करेंगे, लेकिन ये जो निर्गत है,
ये इसमें बढ़ोतरी कब होगी? जब आधारभूत संरचना में निवेश किया जाएगा, पूंजीगत सामानों में निवेश किया जाएगा, तो तभी ही आधारभूत संरचना में निवेश के फलस्वरूप ही निर्गत है उत्पादन में वृद्धि होगी, और जिसका भुगतान हम जो ऋण ग्रहण किया है उसके भुगतान के रूप में, ब्याज के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तब ऋण को बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा। तो फिर हम ऋण को बोझ के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि ऋण एक अच्छी जगह लग रहा है, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसका हमें भविष्य में परिणाम अच्छा मिलेगा। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास में ऋण वृद्धि को क्या माना जाएगा? उचित ही माना जाएगा। यदि ऋण में वृद्धि हो रही है, सरकार अच्छे कार्यों में, निवेश के कार्यों में लगा रही है, तो इसका मतलब ऋण एक बोझ नहीं है, बल्कि ऋण को एक अच्छी तरीके से हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि ऋण क्या कर रहा है कि हमारे भविष्य की पीढ़ी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और हमारे देश के उत्पादन में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है घाटे में कटौती। अभी हम पढ़ रहे थे कि ऋण जो है वो ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, कैसे ऋण में वृद्धि है, वो कहाँ से इन्वेस्ट की जा रही है। अब हम बात करते हैं घाटे में कटौती। यदि घाटे में कटौती कर दी जाए, सरकार जो घाटे का जो बजट बना रही है उसको कम कर दे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? करों में वृद्धि कर दे या व्यय में कटौती, इनसे सरकारी घाटे में क्या होगी? कमी। या तो करों में तो क्या कर दी जाए सरकार के द्वारा? वृद्धि, या जो व्यय है उसमें क्या कर दी जाए? कमी। तो यही क्या होगा? सरकार के घाटे को कम करेगा। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है। सरकार दो तरह के कर लगाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष करों के बारे में हम बाद में वस्तु एवं सेवा कर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सरकार प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से लोगों से राशि लेने का तरीका है। अप्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है, और इनका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर क्या होता है? समान। क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर है वो तो क्या होता है? प्रतिगामी, जो सभी आय समूह पर समान प्रभाव डालते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर, जिसकी आय अधिक है उससे अधिक कर की राशि लेना, जिसकी आय कम है उससे कम लेना, जो बहुत गरीब है उससे कोई कर नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए सरकार को प्रत्यक्ष कर से क्या होता है? आय का समान वितरण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के माध्यम से प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का भी क्या किया जाता है? प्रयास। जो सार्वजनिक उपक्रम हैं सरकार के, उनके शेयरों को बेचा जाता है, और उससे भी सरकार प्राप्ति करने का निर्णय लेती है, और प्राप्तियों में अपनी बढ़ोतरी कर सकती है। किंतु सरकारी व्यय में कटौती पर विशेष बल दिया जाता है। लेकिन सरकार के द्वारा सरकारी जो व्यय है उसमें कटौती पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सरकार अपना शेयर बेचकर भी प्राप्त कर सकती है, ऋण ले सकती है, बॉन्ड बेचकर भी कर सकती है, लेकिन सरकारी व्यय में यदि कटौती करे तब भी वो अपने घाटे को क्या कर सकती है? संतुलित कर सकती है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों, सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है। अब सरकार जो घाटे का बजट बना रही है, अधिक सरकारी व्यय कर रही है, उसकी कटौती कैसे करे? तो सरकार अपने कार्यकलापों का एक सुनियोजित परफॉर्मा तैयार करे, कार्यक्रम करे, सुशासन के माध्यम से संचालित करे, तभी वो सरकारी व्यय में कटौती कर सकती है। क्योंकि सरकार के कुछ कटौती जो करती है सरकार, वो निश्चित है, उसमें कोई कमी नहीं कर सकती। तो सरकार को एक प्लान्ड वे में देखना होगा कि वो कहाँ पर कटौती कर सकती है। ठीक है, योजना आयोग द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में आकलन किया गया है कि गरीबों तक 1 रुपये का लाभ पहुँचाने के लिए सरकार खाद्य उपदान के रूप में 3.65 रुपये व्यय करती है। सरकार के द्वारा राशन की दुकानों पर गरीबों को क्या किया जाता है? मुफ्त में क्या बांटा जाता है? अनाज बांटा जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो गरीबों को 1 रुपये का लाभ पहुँचे उसके लिए सरकार 3.65 रुपये व्यय कर रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सरकार क्या कर रही है? जो खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर अनुदान दे रही है, कितना? 3.65 रुपये, तब जाके वो गरीबों को 1 रुपये का फ़ायदा दे पाती है। ठीक है, यह व्यय सरकार इस उद्देश्य से करती है कि नकद राशि के अंतरण से लोगों के कल्याण में क्या होगी? वृद्धि होगी। सरकार के द्वारा इसीलिए किया जाता है कि लोगों के कल्याण में क्या होगी? वृद्धि होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? सरकार के कार्य क्षेत्र को बदलने का दूसरा तरीका यह है कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती है या उनमें से कुछ क्षेत्र निकाल दिए जाएं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार हर तरह के क्षेत्र में अंतरण अदायगी करती है, हर तरह के क्षेत्र में सरकार के द्वारा कल्याण हेतु प्रयास किए जाते हैं, घाटे का बजट बनाया जाता है और खर्च किया जाता है। तो सरकार की घाटे की कटौती के लिए ये कर दिया जाए कि सरकार जिन क्षेत्रों में कार्य करती है उनमें से कुछ क्षेत्र उसमें से निकाल दिए जाएं, तो सरकार का जो घाटे का बजट है वो कम हो सकता है। ठीक है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? प्रतिकूल असर। यदि हम कहें कि सरकार कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, निर्धनता निवारण, इन पर अपनी राशि को कम कर दे, घाटे का बजट इन पर ना बनाए, ठीक है, तो क्या होगा? इससे हमारी अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो कि
आगे जाकर हमारे देश में भविष्य में अच्छे परिणाम उपलब्ध करवाएंगे। और इनमें कटौती करना मतलब देश को विकास के जो मार्ग पर जो अग्रसर है उससे पीछे करना है। ठीक है। अनेक देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का वहन भी करती है, मतलब इसके लिए इन सब चीज़ों पर खर्च करने के लिए अनेक देशों में सरकार अत्यधिक घाटे का वहन करती है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है जिस पर सरकार को खर्च करना अति आवश्यक है। ठीक है। बृहत्तर घाटा हमेशा अधिक विस्तारित राजकोषीय नीति का परिणाम नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि घाटा बहुत अधिक किया है, घाटे का बजट बहुत अधिक बड़ा बना रखा है तो इसका मतलब राजकोषीय नीति का क्या हो गया है, विस्तार हो गया है। आवश्यक नहीं है कि जो बृहत्तर घाटा है वो हमेशा अधिक विस्तारित राजकोषीय नीति को बताएगा। समान राजकोषीय नीतियाँ बड़े अथवा छोटे दोनों ही प्रकार के घाटों को जन्म दे सकती है। जरूरी नहीं है, राजकोषीय नीतियाँ बड़े घाटों को भी जन्म दे सकती हैं और छोटे घाटों को भी जन्म दे सकती है। ये किस पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर, कि अर्थव्यवस्था किस दशा में चल रही है, तेजी की स्थिति में या मंदी की स्थिति में। तब निर्भर करता है कि घाटा छोटा होगा या घाटा बड़ा होगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर डिपेंड करता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मंदी और सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट देखने को मिलती है, मान लिया कि अर्थव्यवस्था में क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट है, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, तो इसका कारण क्या है, फर्म और परिवार की जब आय कम है तो वे कम कर अदा करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि लोगों की आय कम है इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, कम अदा कर रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य यह है कि मंदी की स्थिति में घाटे में बढ़ोतरी होती है, कि मंदी की स्थिति है उसमें घाटे में क्या होगी, बढ़ोतरी, क्योंकि लोगों तक अधिक आय पहुंचाने के लिए, अधिक उपभोग का स्तर पहुंचाने के लिए सरकार को अधिक ऋण ग्रहण करना पड़ेगा, अधिक घाटे का वहन करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है, मंदी की स्थिति में। ठीक है। और जो तेजी की स्थिति है उसमें कमी, तब की राजकोषीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तेजी की स्थिति में क्या है, सरकार को कम राजकोषीय घाटा करना पड़ेगा, क्योंकि तेजी की स्थिति है तो सरकार को कम ऋण ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही तेजी की स्थिति में चल रही है, लोगों का उपभोग स्तर पहले ही बना हुआ है अच्छा। तो राजकोषीय नीति में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऋण के बारे में, ऋण और घाटे के परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से सरकार ऋण ग्रहण करके करारोपण के द्वारा घाटे का बजट बनाती है और घाटे के बजट को किस प्रकार से कम कर सकती है। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसमें हम ये जानेंगे कि सरकार ने किस प्रकार से बजटीय घाटे को कम करने का प्रयास किया है और इस जो अधिनियम है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।